नमस्कार दोस्तों, झारखंड वाला 99 चैनल में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गए हैं और ये आज जो अब हम बताने जा रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो सीटेट 2023 में पूछे गए थे। चूंकि आपको पता होगा दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन उठा करके हूबहू पूछ दिया जाता है। कोई भी टेट का एग्जाम हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जेटेट हो, चाहे और किसी अन्य स्टेट का टेट हो, तो हर जगह प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछा जाता है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको कराना शुरू कर दिए हैं। चूंकि अभी सीटेट का एग्जाम भी हमारा बहुत नजदीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को पॉज नहीं करिएगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम होता है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की ओर होता है। कैसा कैसे होता है? सरल से जटिल की ओर। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की ओर होता है ना। विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को सबसे पहले उन्हें सरल अवधारणाओं से परिचित कराना चाहिए। धीरे धीरे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करते हुए छात्रों को अधिक जटिल अवधारणाओं से परिचित कराया जाना चाहिए। इसलिए पहला का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, सरल से जटिल की ओर। दूसरा प्रश्न हमारे पास है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है? तो सबसे संवेदनशील काल जो होता है वो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। 0 से आरंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उसे समाजीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं उस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर, पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु व स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? तो ये संवेदी चालक हो जाएगा इसका राइट आंसर। संवेदी चालक ये जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। कब होता है? 0 से 2 वर्ष के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जिन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाता है? तो वो जीववादी चिंतन को दर्शाता है। यहाँ प्रश्न से ही हमें पता चल जाता है मेरे प्यारे साथियों कि जीववादी सिद्धांत को दर्शाता है। तो इस प्रकार से पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जीववादी चिंतन। क्या हो जाएगा? जीववादी चिंतन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है? ये 5वां नंबर हो गया। अब हम लोग छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो ये स्कीमा जो है मेरे प्यारे साथियों लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। बाकी सब ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बाल, सामाजिक अंतःक्रिया, ये सब जो है सो लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित है। लेकिन स्कीमा जो है वो जिन पियाजे द्वारा प्रतिपादित एक अमूर्त अवधारणा है। इसलिए यहाँ कह रहा है कौन सा संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
2 नंबर स्कीमा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपको चुनना है कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पहला कहता है विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो ये बिल्कुल गलत है। नेगेटिव पॉइंट तो होता ही नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ये भी गलत है। आप जो है सो सजा दे ही नहीं सकते स्टूडेंट्स को। बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड देना, किसी भी प्रकार का सजा देना नहीं है। हाँ चलिए अगला कहता है, अगला तीसरा नंबर पे क्या कहता है? उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ अवलंबन देना, ये बिल्कुल सही है। यही वाला आपका सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। तो इस प्रकार से 7वां का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 1, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन 9, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। या तीसरा नंबर है, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। अगला है, बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कहता है? निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है? किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो इसके द्वारा भाषाई बुद्धि का वर्णन किया गया था। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा भाषाई बुद्धि का वर्णन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षकों को व्यक्तिगत वाक्य खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है, किस चीज को प्रोत्साहित करती है? तो ये प्रोत्साहित करती है, तो है ना, किस चीज का मार्गदर्शन, क्या कहता है कि किस चीज का मार्गदर्शन करता है? तो ये प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। है ना? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कहता है? देखिए ध्यान से। मोहन के घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया गया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह किस चीज को दर्शाता है? किस चीज को दर्शाता है? चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए किस चीज को दर्शाता है। तो यह जेंडर प्रारूप को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है दोस्तों? तो यह दर्शाता है जेंडर प्रारूप को। जेंडर प्रारूप को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? जेंडर प्रारूप को। चलिए जेंडर प्रारूप राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी के सीखने सिखाने
की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपका दिए हुए हैं। विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन या अनुबंधन। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदित निर्देश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो इसका प्रमुख तरीका सहयोगात्मक परियोजनाएं होती है। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो सहयोगात्मक परियोजनाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षार्थी के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थी के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। तो पहला नंबर ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला नंबर ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना ही सही आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1 समावेशन। समावेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल प्रभावित संस्कृति के त्योहार मनाना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार को मनाना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो फिल इन द ब्लैंक से जूझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया पठन वैकल्य, पठन वैकल्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो जो श्रवण, जो सुन नहीं सकते हैं, बाधित बच्चे हैं, उनके लिए कौन सा जो है सो सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो श्रव्य किताबें, सुनने वाली किताब दीजिएगा तो जब वो सुन ही नहीं पाएगा तो सुनने वाला किताब का करेगा, है ना। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये उपयुक्त नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग बिना समय गवाए। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए? 4 नंबर, खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न पूछना चाहिए एक शिक्षक को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये हम लोग 20 नंबर तक कंप्लीट कर लिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वो कहता है एक महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है। तो क्या कहता है? यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो भी अनुभव लेकर के आता है, जो भी वो अनुभव अपना लेकर के आता है स्कूल में, उसको हमें आगे बढ़ा देना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाए
तीसरा नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, चीजों को बनाकर व कार्य करके। तो बिल्कुल सही बात है, चीज को बना करके कार्य करके सीखेगा, ये भी सही है। पढ़कर लिखकर भी सीखता है, बोलकर सुनकर भी सीखता है और सोचकर व मनन करके भी सीखता है। इस प्रकार से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 किसमें, 4th नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 4 नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? कौन से कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जब कोई शिक्षक बच्चों को, है ना, कोई भी शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देगा तो बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कहता है, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। अगर शिक्षक बच्चों को उसकी गति के अनुसार सीखने का अनुमति देगा तो बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए 24 नंबर में, सॉरी 24 नंबर 24 क्या कहता है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा भावना को प्रोत्साहित करता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है तब वह बच्चों में किस प्रकार की भावना को प्रोत्साहित करता है? तो अपनापन का भावना। बच्चों में अपनापन का भावना फीलिंग होता है, उनको लगता है कि हमारे अपने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो तार्किक सोच से। समस्या समाधान की जो प्रक्रिया होती है वो तार्किक सोच से बेहतर होती है। अगला प्रश्न, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां क्या कहता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है? बिल्कुल नहीं। बच्चों के अविवेक चिंतन को दर्शाती है? बिल्कुल नहीं। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देते हैं, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न। हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 27 नंबर प्रश्न कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स इज, हाँ, खाली स्थान इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न संख्या 28 में आते हैं। 28 क्या कहता है, एक अभिकथन ए है और आर है, असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। असर्शन क्या कहता है, बच्चों में सजा कर डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। और कारण बता रहा है, अभिकथन है और कारण है, रीजन है और असर्शन है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए दोनों ही प्रश्न बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के जो भी नेगेटिव वाला सेंटेंस आता है तो उसको सीधे नेगेटिव कर दीजिए। दोनों प्रश्न गलत हैं, है ना, दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर कहाँ है? दोनों गलत। हाँ देखिए ए और आर दोनों गलत है, तो चौथा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो क्या क्या कहता है, विद्यार्थियों की अभिरुचि, बिल्कुल करता है, विद्यार्थियों की अभिरुचि सीखने को प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा कहता है संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, यह भी प्रभावित करता है। तीसरा नंबर में कहता है विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, यह भी प्रभावित करता है और सीखने सिखाने की पद्धतियां।
तो चारों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर फोर्थ नंबर 1 2 3 4 चारों सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है, ये तो होगा ही नहीं, नेगेटिव सेंटेंस होगा ही नहीं, एकदम आपको याद रखना है। तीनों कारकों व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार तीनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, तो यही वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा नंबर। चलिए अब हम लोग आगे गणित का प्रश्न देखेंगे। जिस प्रकार से 30 प्रश्न अभी जो हम लोग देखे, ये था पेडागोगी का, है ना, पेडागोगी का प्रश्न था। अब हम लोग गणित का इसी प्रकार से 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब ये मैथ वाला जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा अगला वीडियो आपको देखना है, अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को कर दीजिए शेयर, ताकि हमको भी मनोबल बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के में। तो चलिए तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, धन्यवाद।